स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र भारत, जहां की हर एक खबर पर होती है दुनिया की नजर। उस देश की ऐसी हर एक खबर की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं वंदे भारत में, जिसका सीधा सरोकार है आपसे, देश से। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में एनसीपी में पावर गेम नंबर गेम में फंस चुका है और दोनों गुटों की मीटिंग के बाद आगे की कहानी क्या है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये आप तक पहुंचाऊंगी। जैसे ही यूसीसी बिल को लेकर अब सरकार फाइनल स्टेप की तरफ बढ़ रही है, कैसे विरोध के सुर और बुलंद होने लगे हैं। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर डालते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में तेजी के साथ तस्वीर बदल रही थी। कल तक अजित पवार महाविकास अघाड़ी में थे, आज शिंदे सरकार में डेप्यूटी सीएम। एनसीपी में टूट के बाद 5 जुलाई यानी कि आज की तारीख बेहद अहम थी और आज दोनों गुटों ने मीटिंग की, एक दूसरे पर सियासी हमले भी किए, शक्ति प्रदर्शन दिखाया। लेकिन शाम होते होते अजित पवार ने खुद को एनसीपी का अध्यक्ष घोषित कर दिया। चुनाव आयोग को इसके लिए पत्र भी लिख दिया। तो शरद पवार कल फिर मीटिंग करेंगे और इन सब के बीच सवाल यह कि आखिर एनसीपी होगी किसकी। रिपोर्ट आप देखिए। एखादा माणूस नोकरीमध्ये लागला तर महाराष्ट्र सरकारमध्ये 58व्या वर्षी रिटायर होतो। IAS-IPS असेल तर 60व्या वर्षी रिटायर होतात। राजकीय जीवनामध्ये असेल तर भाजपमध्ये 75 वर्षांनंतर रिटायर केलं जातं। अडवाणींची उदाहरण घ्या, मुरली मनोहर जोशींचं उदाहरण घ्या, कुणाचंही उदाहरण घ्या। त्याच्यानंतरच्या काळामध्ये आता नवीन पिढी पुढे येते। तुम्ही आशीर्वाद द्या ना। काय प्रतिक्रिया ही जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं। जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी लागते। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील। लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका। राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार। अजीत के बदले सियासी लक्ष्य, शरद को हटाया खुद बने अध्यक्ष। एनसीपी के दोनों गुटों में घमासान, नाम निशान की लड़ाई, क्या होगा अंजाम। एनसीपी में पावर का गेम किसकी तरफ जाएगा, ये एक पहेली अभी भी बना हुआ है। मंगलवार को दोनों गुटों ने अलग अलग बैठक की। दोनों पार्टियों के नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला, लेकिन तस्वीर साफ नहीं हुई कि पार्टी किसके पास रहेगी, नाम किसके पास होगा और चुनाव निशान किसके पास। आज यही तय होना था कि किसके साथ कितना नंबर है, लेकिन तस्वीर बहुत साफ होती नजर नहीं आई। अजीत के साथ अभी 30 से ज्यादा, जबकि शरद के साथ 15 विधायक होने का दावा किया जा रहा है। अजीत गुट को पार्टी का नाम निशान पाने और दल बदल कानून से बचने के लिए 36 विधायकों का साथ चाहिए, जिसका पेंच अभी साफ होता नजर नहीं आ रहा। कहानी आपको शुरू से बताते हैं। एनसीपी में टूट के बाद तय हुआ था कि दोनों गुट 5 जुलाई को मीटिंग करेंगे और उसी दिन आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। शरद पवार ने मीटिंग वाईवी चौहान सेंटर में बुलाई तो अजीत गुट के नेता MET सेंटर बांद्रा पहुंचे। वैसे तो दिन भर आरोप एक दूसरे पर लगाए गए, लेकिन सबसे बड़ा ड्रामा तब दिखा जब अजित पवार ने शरद पवार को एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने का ऐलान किया और खुद को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बता दिया। प्रफुल्ल पटेल ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई थी, उसी में यह फैसला लिया गया। अजीत गुट ने चुनाव आयोग में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी और उसके चुनाव चिन्ह घड़ी पर अपना दावा जताते हुए लेटर भी भेजा है। तो दूसरी तरफ शरद गुट के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने अजीत पवार समेत 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। अब बात करते हैं दिन भर एक दूसरे पर सियासी हमलों की। सबसे पहले बात शरद पवार गुट की। वाईवी चौहान सेंटर में मीटिंग में शरद पवार ने कहा, जो शिवसेना के साथ हुआ वही एनसीपी के साथ हुआ। अजित पवार के मन में कुछ था तो मुझसे बात करनी चाहिए थी, सहमति नहीं हो तो बातचीत से हल निकालना चाहिए। अजित की बात सुनकर अफसोस हुआ, गलती सुधारना हमारा काम है, आपने गलती की तो सजा भुगतने को तयार रहें। काय प्रतिक्रिया आहे
ही जर जाणून घ्यायची असेल तर संवाद ठेवावा लागतो, लोकांशी बोलावं लागतं, लोकांचं म्हणणं ऐकून घ्यावं लागतं. जे अयोग्य असेल तर ते दुरुस्त करण्याच्या संबंधीची मानसिकता ठेवावी लागते. शरद पवार गुट की मीटिंग में सुप्रिया सुले भी हमलावर रही। उन्होंने कहा कि लड़ाई सत्ता की नहीं है, ये बीजेपी के खिलाफ लड़ाई है, एनसीपी का एक ही सिक्का है, शरद पवार। ओरिजिनल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा झेंडा हा ओरिजिनल कडेच राहील, सिंबल पण राहील. लोक काही म्हणत असतील ते चिंता करू नका. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा एकच शिक्का आहे आणि त्या शिक्क्याचं नाव शरद पवार. शरद गुट के नेता अजित गुट के नेता पर हमला कर रहे थे तो अजित पवार ने भी आज सियासी मर्यादा में रहते हुए शरद पवार से सवाल भी किए और कई सवालों के जवाब भी दिए। बांद्रा के भुजबल नॉलेज सिटी के एमईटी सेंटर में हुई बैठक में अजित पवार ने कहा शरद पवार की उम्र ज्यादा हो गई है। राज्य सरकार के कर्मचारी 58 साल, केंद्र के 60 साल में, भाजपा में 75 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं, लेकिन आप 84 साल के हैं। आपने पहले इस्तीफा दिया, फिर कमेटी बनाई और सुप्रिया सुले को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। जब इस्तीफा वापस लेना ही था तो दिया ही क्यों था? महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में भी पिक्चर बाकी है। विधायकों की संख्या का सवाल दोनों गुटों के सामने है, तो सवाल ये भी है दोनों गुटों का रुख अब एक दूसरे के लिए कैसे रहता है? एक तरफ सम्मान की बात, दूसरी तरफ शरद पवार को अध्यक्ष पद से हटाना अजीत की किस राजनीति का हिस्सा है, ये भी आने वाले दिनों में ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। न सिर्फ महाराष्ट्र में सियासत हो रही है बल्कि देश में इस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को लेकर सियासी घमासान मचा है। एक तरफ सरकार इसे लेकर तैयारी कर रही है कि इसका ड्राफ्ट तैयार हो, इसको लागू किया जाए, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस नए कानून को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में लगा है। सोर्सेस की अगर माने तो सरकार मॉनसून सत्र में ही यूसीसी बिल लाने की तैयारी में है, लेकिन उससे पहले ही विरोध के अलग अलग सुर कैसे सामने आने लगे हैं, ये रिपोर्ट आप देखिए। सरकार की यूसीसी बिल लाने की तैयारी, बढ़ रहा विरोध, बिल पर तकरार जारी, एआईएमपीएलबी का विरोध का ऐलान, बिल पर आखिर क्या होगा अंजाम? एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। 27 जून को भोपाल से पीएम मोदी ने देश को एक परिवार बताया। साथ ही कहा कि एक परिवार में रहने वाले दो लोगों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है।